नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि कौशल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉकिंग लाइफ विद रवि कौशल। गेस्ट हैं वृंदा करात। वृंदा मैम ने एक बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है, एन एजुकेशन फॉर रीटा। जो लोग भी दिल्ली में वर्किंग क्लास की हिस्ट्री को समझना चाहते हैं और दिल्ली अपने वर्तमान स्वरूप में कैसे पहुंची, चाहे वो इमरजेंसी हो या फिर 1984 के दंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये किताब पढ़ें। ये किताब दिल्ली की कई परतों को खोलती है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। वृंदा मैम, शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि किताब लिखने का मन कैसे बनाया कि किताब लिखी जानी चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ कि इस पूरे व्यस्तता के बीच में ये किताब लिखना थोड़ा सा असंभव था। लेकिन दरअसल मेरी एक नीस है जो अमेरिका में रहती है, और वो एक इंटरव्यू कर रही थी मेरे साथ, और बार बार ट्रेड यूनियन के मेरा क्या अनुभव था, क्योंकि टेक्सटाइल मिल मजदूरों में मुख्यतः पुरुष मजदूर थे। तो उनका एंगल ये था, एक महिला होने के साथ वहाँ काम करना क्या अनुभव था। और फिर वो मेरी स्मृतियाँ जो है ना, ताज़ा होते रहे। और उसी समय हमारी एक और सहेली है इंदु, जो मेरे कॉलीग रहे हैं पूरे आंदोलन में। उन्होंने भी कहा कि जनवादी महिला समिति की शुरुआती दौर के इतिहास क्यों नहीं लिखते हो। उसने कहा कि तुम भूल जाओगे, उम्र बढ़ती जा रही है तो जल्दी से लिख दो, वरना कोई याद नहीं रहेगी। फिर मैंने डिस्कस किया, लेफ्टवर्ड के साथियों ने कहा कि ज़रूर लिखना चाहिए। मैंने अपने कॉमेडों जो दिल्ली में हैं उनसे भी बात की, और मैंने सोचा कि वाकई में मजदूर वर्ग का जो एक रोल होता है एक कम्युनिस्ट पार्टी को बनाने में, उन दिनों में दिल्ली पार्टी के जो रीढ़ था वो मजदूर थे, और टेक्सटाइल मजदूर उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण यूनियन था। और मेरे ऐसे लक थे कि पार्टी ने मुझे उसी यूनियन में काम करने के लिए भेजा था। तो मैंने सोचा कि जो वर्किंग क्लास हीरोज़ है, और वर्किंग क्लास हीरो का रूप क्या होता है, उनके भी इतिहास कहीं ना कहीं दर्ज होना चाहिए। तो मैंने सब कुछ मिलाकर मैंने ये लिख डाली। तो जब इस किताब को हम पलटते हैं तो पहला ज़िक्र आपको आपका जो है वो फैमिली का है। कैसे आप कलकत्ता का पूरा ज़िक्र है उसमें। तो फैमिली के बारे में आप बताइए कि किस तरीके का रोल रहा आपकी लाइफ में, मतलब एज अ देखिए, ये मैं पूरी एक्चुअली डेवलपमेंट में। फैमिली के बारे में मेरा कोई भी जिक्र नहीं था। जो मेरा ड्राफ्ट 1, 2, 3 ड्राफ्ट थे, लेकिन मेरे एडिटर्स ऐसे मुझे मिले जो उन्होंने इतना इंसिस्ट किया कि बगैर उसकी कुछ पर्सनल बैकग्राउंड की लोग समझेंगे नहीं कि कौन सी बैकग्राउंड से आए थे और किस तरह तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन मार्क्सवाद लेनिनवाद की फिलॉसफी को समझते हुए तुम्हारा हुआ है। तो इसलिए बहुत रिलक्टेंटली दरअसल मैंने अपने परिवार के बैकग्राउंड दी। तो वो तो किताब में सारी डिटेल्स है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मेरे लाइफ में मैंने जो खुद अनुभव किया कि मेरे परिवार, हालांकि कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ हमारे परिवार के रूप में कभी भी कोई भी अनुभव नहीं रहा। पॉलिटिक्स में, हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा परिवार का एक हिस्सा जो बंगाल का एक हिस्सा है वो ज़रूर रहे। पंजाब का जो मेरा हिस्सा है, क्योंकि मेरे फादर पंजाबी थे, वहाँ भी कुछ हद तक परिवार का एक ब्रांच निश्चित रूप पर फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़े थे। लेकिन आज़ादी के बाद दूर से भी कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं था। तो मैं पहले थी परिवार की सदस्य। तो शुरुआती दौर में निश्चित रूप पर बहुत प्रश्न और सवाल थे, लेकिन बाद में मेरे परिवार ने और विशेषकर मेरे भाई और बहनों ने मेरा पूरा साथ दिया। और मैं ये समझती हूँ इस पूरे सफ़र में एक महिला के लिए, और कहीं हम कलकत्ते से मैं दिल्ली आ गई और इतना बड़ा एक कदम लेना, मैं सिंगल औरत थी, मैं 28 साल की उम्र में थी। निश्चित रूप पर उस समय अगर परिवार का एक मदद होता है तो बहुत ही
शक्ति मिलती है, प्राप्त होता है। इंटरफेयरिंग रूप में नहीं कि हस्तक्षेप करो, क्या कर रही हो, नहीं कर रही हो, क्यों जा रही हो, नहीं, वो नहीं, लेकिन सपोर्ट। तो मुझे लगता है एक रूप में, अगर आप मेरे से पूछे तो एक लाइफलाइन के रूप में मैं अपने परिवार को देखती हूँ। संघर्ष ज़रूर रहे शुरुआती दौर में, लेकिन मैं जब आज के ज़माने में देखती हूँ, अभी एक महिला क्लास में हम लोग गए थे, मैंने एक अलग जिक्र भी किया है। एक लड़की बोल रही थी कि मेरे पिताजी को पता ही नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ, और जब मैं वापस जाके बताऊँगी तो बहुत ही नाराज़ होंगे। तो आजकल पॉलिटिक्स और विशेषकर कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स के साथ जुड़ना एक बहुत ही हिम्मत वाली संघर्ष और लड़ाई है, और बहुत सारी लड़कियां कर रहे हैं। मैंने देखा बहुत सारे, मतलब परिवारों को चुनौती देते हुए। मैं सिर्फ उम्मीद करती हूँ कि परिवार में कुछ अकल आए और उनका समर्थन दे, ये तो मुश्किल हो जाता है। आई वॉज लकी दैट आई हैड द सपोर्ट। तो एक जिक्र है कि पिताजी जो है नाराज थे आपसे कि आप फंड कलेक्शन पे निकले हो, पूरे कलकत्ता को बताएंगे। वो तो एक ऐसी घटना थी। हम लोग कलकत्ते, हालांकि इस किताब में मेरा पूरा जो बंगाल का अनुभव है वो बहुत सिर्फ जिक्र मात्र है। कुछ हमारे बंगाल के कॉमिक्स जो अभी पढ़े हैं, उन्होंने बहुत शिकायत की कि तुमने तो बंगाल को बहुत कम पन्नों में डाला, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो जो 5-6 साल थे पार्टी के साथ, वही मेरी पार्टी की ज़िंदगी शुरुआत बंगाल में हुई, उस समय जब इतना दमन था। तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट अनुभव रहा। लेकिन वो घटना मैं बताती हूँ, यूनिवर्सिटी से हम लोग निकले डिब्बा कलेक्शन के लिए। कम्युनिस्ट तो हमेशा डिब्बा लेकर, पर्चा लेकर हम लोग कलेक्शन करते, तो लाल झंडा कंधे पे लेकर हम लोगों का कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज़्यादा कलेक्शन कर सकता है। उसी दिन जो है ना, मेरे फादर को, उस समय पुलिस कमिश्नर थे, उनके दोस्त थे, उनको रिपोर्ट मिल गई। उन्होंने पिताजी को फ़ोन करके कहा, ये क्या हो रहा है, तुम्हारी बेटी वहाँ सड़कों पर चंदा ले रही है, दुकान, एक एक दुकान में जाकर चंदा ले रही है, और वो भी ऐसे लोगों के साथ जिनका डूबियस कैरेक्टर है, संदेहजनक लोग हैं। संदेहजनक इसलिए क्योंकि लाल झंडा उनके आंखों में हमेशा संदेहजनक ही रहेगा। मेरे पिताजी एकदम नाराज होकर बड़ी बहन से फोन करके बोले, कम से कम ये तो उसको समझाओ कि हमें बदनाम तो ना करे कि सड़कों पर उतर के पैसा ले रही है। ये सब अनुभव थे। तो आप लोग बेसिकली 4 भाई बहन, अच्छा, तो 2 जो है अब इस दुनिया में नहीं है। कमी खलती है? तो किसी भी परिवार में जब अपने प्रिय जाते हैं तो उसका अभाव तो जिंदगी भर तो महसूस होता है। तो कलकत्ता से ही ये सफ़र चलता है दिल्ली की तरफ। दिल्ली में जब आप आती हैं तो आपकी ड्यूटी जो है नॉर्थ दिल्ली में लगाई जाती है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से बहुत नज़दीकी है आज़ादपुर, जहाँ पे वो मिल हुआ करती थी जिसका आपने। कहाँ मैं मुकुंदपुर रहता हूँ, आजादपुर के पास। जी। वो तो एटीएम के पास। हाँ। अरे मेरे कितने दिन वहाँ तो गुजरे। ये था कि ये जो दौर था, अब की जो जनरेशन है उसमें किसी को पता नहीं। और ये भी है कि मोती नगर में जो डीएलएफ की जो पूरी बिल्डिंग्स हैं, या फिर आज़ाद मार्केट के पास में वेव का जो बन रहा है, या फिर आज़ादपुर का है, किस तरीके का दौर था ये, मतलब संघर्षों का, अगर हम संघर्षों के लिहाज से कहें, क्योंकि उसमें पर्सनल अटैक्स भी हुए आप पे, मतलब वो तो सबके ऊपर होते थे। ये किस तरीके का दौर था? नहीं, लेकिन मेन बात वो दौर जो है ना, पहले तो इमरजेंसी का पूरा दौर था। जब मैं पहले जुड़ी तो वहाँ तो ट्रेड यूनियन राइट्स बोलकर कुछ था ही नहीं। और हम लोग आमतौर पर जब इमरजेंसी को लोग देखते हैं, वो नागरिक डेमोक्रेटिक राइट्स के को बारे लेकर, में, ह्यूमन राइट्स और जनवादी अधिकारों के ऊपर हमले, बिल्कुल सही है, मेन अटैक तो वही था। लेकिन कोई कम अटैक मजदूरों पर नहीं था। ये पूरी इमरजेंसी को कॉर्पोरेट्स ने, बड़े पूंजीपतियों ने जिस तरह स्वागत किया, मैंने टाटा का भी एक कोट वहाँ निकाल के दिया है। और एक दौर था संघर्षों का,
इमरजेंसी के पहले मजदूर वर्ग के संघर्षों का, रेलवे स्ट्राइक था, जगह जगह हड़तालें हो रही थी, मीसा इस्तेमाल किया जा रहा था रेलवे वर्कर्स लीडर्स के खिलाफ। तो मजदूरों का एक दौर था संघर्षों का। उस समय जैसे इमरजेंसी हुई, कॉर्पोरेट्स खुश हो गए और मजदूरों के ऊपर मैंने जो महसूस किया, जो मैंने सीखा उस समय, कि मुख्य बात ये थी कि उत्पादन का बोझ वो कैसे बढ़ाए बगैर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए। ये टेक्नोलॉजी को बहुत इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन काम का बोझ बढ़ाकर अपने मुनाफा का मैक्सिमम कैसे किया जाए, वो उस समय का दौर था। और इमरजेंसी के समय किसी की अधिकार नहीं था कि वो लड़े और हड़ताल करे या यूनियन में डिस्कस करे। तो वो उस दौर में CITU ने, मैं CITU यूनियन के साथ, कपड़ा मजदूर लाल झंडा यूनियन के साथ जुड़ी थी, CITU ने उस समय जो रोल अदा की मिलों में, ये वाकई में एक बहुत ही सीखने वाली बात थी। उसमें हड़ताल, पहले हड़ताल मेरी समझ में इमरजेंसी में दिल्ली में वो बिरला मिल की टेक्सटाइल मजदूरों ने किया, और वो बुनता विभाग से शुरू हुआ। और वो कॉमरेड जिसने उसकी लीडरशिप दी, कॉमरेड हरिचंद पंत, वो आज भी लगे हुए हैं हमारे यूनियन के साथ। तो ये जो बातें हैं ना, यही तो वर्किंग क्लास हीरोज हैं, जो उस समय अपनी परवाह न करके उन्होंने जिस तरह मजदूरों के हित के लिए, और आप सोचो कि उस समय हड़ताल करना ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो हम लोगों ने, मैंने लिखा है पूरे तौर पर कैसे हम लोगों ने तैयारी की, और वो सब किताब में जो पढ़ेंगे वो पता चलेगा। लेकिन वर्कलोड नंबर 1, नंबर 2 बोनस की कटौती, और तीसरी बात है लोगों को ज्यादातर कैजुअल वर्कर्स के रूप में उनके ऊपर बोझ डालना। ये 3 आधार पर वहाँ इमरजेंसी का पूरा इस्तेमाल किया गया वहाँ। तो इमरजेंसी के बाद जिक्र है आपका मोरारजी देसाई का, और आप कहते हैं कि मोरारजी देसाई जो है मजदूरों के लिए बिल्कुल भी हितैषी नहीं थे। कैसे आप लोगों ने महसूस किया? नहीं, वहाँ हमारे कॉमरेड DCM में थे, कॉमरेड सोहनलाल। उस समय टेक्सटाइल मिलों पर ना ये बड़े ब्लैक बोर्ड लगते थे और हर यूनियन अपना संदेश देता था। तो जिस समय वो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो कॉमरेड सोहनलाल ने मुझे याद दिलवाया कि उन्होंने बोर्ड पर लिखा, बिल्ली रास्ता काट गई। मतलब काली बिल्ली जब जाती है ना तो अशुभ माना जाता है। तो उन्होंने कहा यही हुआ। और हाँ, मोरारजी देसाई तो खुलकर बड़े पूंजीपति और बिजनेस हाउसेस के साथ उन्होंने दिया। जो उन्होंने वायदे किए मजदूरों के लिए वो पूरे नहीं हुए। उसके बाद भी एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई, बहुत बड़ी हड़ताल हुई 5 मिलों में, जो बहुत 2.5 महीने तक चली वो, या 3 महीने तक चली वो। इसके तुरंत बाद एक किताब में जिक्र है PS का, सुंदरैया का। सुंदरैया कहते हैं कि इकोनॉमिज्म का जो है शिकार मत बनो। इकोनॉमिज्म क्या है? ये मुझे लगता है बहुत ही प्रासंगिक सवाल आपने किया। मैं सच बताऊं कि मेरा एक जैसे नशा हो गया था मिल गेट की जो संस्कृति थी, मिल गेट का जो पॉलिटिक्स था, मिल गेट पर जो बहसें होती थी मजदूरों के बीच में, मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं दिन में कम से कम एक बार एक मिल गेट की पर नहीं जाऊं, मेरा ऐसे लगता था खाना ही नहीं हजम होगा मेरा। तो PS हम लोगों के साथ रह रहे थे जब वो दिल्ली में आते थे, कॉमरेड P सुंदरैया। मैं सुबह सुबह निकल जाती थी 4:30-5 बजे। तो देखते रहे, फिर एक दिन उसने बुलाकर मेरे से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं मिल गेट पे जाती हूँ, गेट मीटिंग होती है। तो उसने कहा हफ्ते में कितने बार गेट मीटिंग होगा? उसने मेरी पूरा रूटीन दिया। उसने कहा और पार्टी के लिए कितना टाइम दे रही हो? मैंने कहा तो सब पार्टी का ही काम है। जब मैं गेट पे जा रही हूँ, मैं मैसेज लेकर जा रही हूँ संघर्ष का।
उसने कहा अगर तुम इसी तरह काम करोगे तुम इकोनॉमिज्म के शिकार बनोगे। और फिर उन्होंने कहा, इकोनॉमिज्म के बारे में हम लोग सब पढ़े हैं, उन्होंने कहा ये स्वतःस्फूर्त वर्ग चेतना संघर्षों से निश्चित रूप पर आता है, बगैर संघर्ष का कभी बन नहीं सकता वो चेतना किताबों से। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कॉन्शियसली समाजवाद का जो फिलॉसफी है, उसके असूल जो है, मार्क्सवाद की जो समझ है वर्किंग क्लास के रोल, उसके बारे में अगर आप पॉलिटिकलाइज नहीं करोगे मजदूरों को, तो वो आर्थिक संघर्षों तक रहेंगे और साथ तुम्हारे गेट तक रहेंगे, लेकिन घर में जाकर वो यही प्रतिक्रियावादी समाज का हिस्सा बनकर रहेंगे। तो ये इकोनॉमिज्म की जो एक बीमारी रही है हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन में, उस समय हम लोग संशोधनवादी ट्रेड यूनियनों से तोड़कर 5-6 साल ही हुए थे। 70 में हमारी CITU का गठन हुआ, 71 में। तो इसलिए वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था। और फिर PS मॉनिटर भी करते थे, और फिर धीरे धीरे हमने देखा, और ये दिल्ली पार्टी CPM के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि मजदूरों ने पार्टी का गठन किया। टेक्सटाइल के मजदूर शिफ्ट के बाद इलाके में जाके लोगों से बातचीत करके पार्टी यूनिटों का गठन किया। संघर्षों में विचारधारा के साथ जुड़े। उस समय लगभग 100 के लगभग हमारे पार्टी मेंबर्स मिलों में ही थे। तो एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ। तो इसमें एक आपने मतलब अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज भी किया है कि सोवियत यूनियन क्यों नहीं गए आप? ये मेरी ऐसी जिद थी। जब हम वापस आए ना नौकरी छोड़कर लंदन से, तो मैंने अपनी पासपोर्ट को छोड़ दिया और मैंने अपने दिमाग में तय किया कि मैं बाहर अब नहीं जाऊंगी जब तक क्रांति नहीं आ जाती। ना। और बहुत मौके आए जाने की एक्चुअली, क्योंकि बाद में जब मैं महासचिव भी बनी एडवा की, तो उस पे जो है ना चीन जाना या रूस जाना, समाजवादी रूस जाना या अलग अलग जगह जाना, वो तो निश्चित रूप पर एक इनविटेशंस आते थे, लेकिन मैं हमेशा मना करती थी। दूसरे साथियों को हम रिक्वेस्ट करते थे कि आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। बाद में जब मैं MP बनी तो ऑटोमेटिकली पासपोर्ट मिलता है। पासपोर्ट मेरा जो जिद था, तब तक तो रूस का भी पतन हो गया, तो मैं कभी भी सोशलिस्ट रशिया को, लेनिन के देश को विजिट करने का मुझे अपनी जिद के कारण मौका छोड़ दिया मैंने। आज अफसोस होता है। नेचुरली अब वो तो रहे ही नहीं ना अभी। फिर इसमें जब हम किताब में आगे चलते हैं तो दिल्ली में एक भयंकर दौर भी है। 84 का जिक्र है, 84 के दंगों का जिक्र है, और फिर रिलीफ का जो है पूरा जिक्र है। इस किताब में मुझे जो एक इंटरेस्टिंग बात लगी वो ये थी कि आपने जो है कांग्रेस का तो जिक्र किया ही है, लेकिन राइट विंग का भी सवाल है। मतलब मैं अगर आपसे एक विटनेस अकाउंट के तौर पे पूछूं, क्योंकि हमने अभी 2020 के दंगे तो देखे, मैं रिपोर्टिंग के लिए गया था, बहुत भयावह दौर था, लेकिन ये वाला जो आपका जो दौर था ये किस तरीके का था? और फिर रिलीफ का जो पूरा, पहली बार हम लोगों ने देखा आमने सामने धर्म के नाम पर कितना नफरत, कितनी ब्रुटैलिटी, कितना नरसंहार हो सकता है। बाद में 2002 में हमने गुजरात में जरूर देखा, लेकिन उस समय दिल्ली में, देश की राजधानी में, और हम गए वहाँ मजदूर के इलाकों में। कॉमरेड राहुल वर्मा मेजर साहब के बेटे उस समय हमारे ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े थे और मेरे साथ नॉर्थ दिल्ली में काम करते। उनका मोटर बाइक था, वो भी VP हाउस में रहते थे, हम भी रहते थे। तो पुलिस ने मना किया, लेकिन हम उनके साथ निकले और मानिकपुरा की तरफ, DCM की तरफ, जहाँ जहाँ हमारे मजदूर रहते हैं,
वहाँ हमें जाना था। उस समय में लोकल कमेटी सेक्रेटरी थी, तो नेचुरली मेरी एक जिम्मेदारी बनती है वहाँ से निकल के जाना और देखना और मदद करना। और जैसे हम लोग ईदगाह की थोड़ा स्लोप है ना, वहाँ हम लोग गए, हमने देखा दूर से काला धुआं, पूरे आसमान काला धुआं से काला हो रहा था। जैसे हम मानिकपुरा पहुंचे, हमारे सामने वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। कॉमरेड नथु प्रसाद वहाँ ऐसे हाथ फैलाकर खड़े थे और एक पूरी भीड़ जुटी हुई थी, और पीछे था एक सरदार जी की दुकान, और नथु उसको बचाने के लिए खड़े थे। और एक औरत आई और नथु को ऐसे धक्का दिया कि मेरी माँ मर गई, मतलब इंदिरा जी, मेरी माँ मर गई और तुम यहाँ रोके हुए हो, तुम क्या कर, क्योंकि नथु का एक बेस था वहाँ। उसके बाद जो है ना सारे लोग चलाने लगे। वहाँ हमारे पार्टी कांग्रेस भाग के आए, खड़े रहे कॉमरेड नथु के साथ। कांग्रेस के लीडरों ने कॉमरेड नथु को बुलाकर कहा कि तुम 3-4 घंटे यहाँ से गायब हो जाओ, हमें अपना जो करना है काम करेंगे। तो वो कहाँ मानने वाले थे, वो तो खड़े रहे दिन रात, मैंने ख्याल 36 घंटे, इससे भी ज़्यादा, और सबका बचाव किया। ये मैंने देखा इस पूरे उत्तरी दिल्ली के इलाके में सब जगह। और ये हमारे कॉमरेडों ने कहा कि जहाँ कांग्रेस के लीडर्स प्रत्यक्ष रूप में शामिल थे, वहाँ भड़काने वाले जो वहाँ आरएसएस की शाखाएं थी अलग अलग जगह में, वो भी, मतलब जैसे कांग्रेस के लीडर्स मॉब को लीड कर रहे थे, ये लोग मॉब में होते थे और इंसाइट करते थे, उकसाते थे। और पूरे तौर पर इससे पहले भी हम लोगों ने देखा, जब भी मतलब सिख एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ इनका वो मुकाबला हिंदुत्व कम्युनिज्म के साथ होता था, तो वो तो थे। और उसके बाद तो खुद ही कानूनी रूप में 11-12 एफआईआर भी दर्ज हुए थे, मैंने जिक्र किया अपने किताब में। ये चल रहा था, और इसलिए दोनों जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस और साथ साथ अंदरूनी और अप्रत्यक्ष कहीं प्रत्यक्ष रूप पर ये कम्युनल हिंदू कम्युनल फोर्सेस, वो भी पूरे तौर पर उकसा रहे थे इस पूरे मुद्दे को लेकर। और फिर जितना कर पाते वो हमने किया। छोटी पार्टी हमारी दिल्ली में, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ हमारे कॉमरेडों ने तमाम मजदूर वर्ग के इलाके, मध्यम वर्ग के इलाकों को भी, और यहाँ विठल भाई पटेल हाउस में हमारी यहाँ एके जी भवन की एक हमारी बहन है वंदना जी, जो यहाँ काम करती है। उस समय उसका बच्चा छोटा सा था, वो ऑटो रिक्शा में जाए थे बच्चे के साथ, उसने देखा एक मॉब एक 12 साल की बच्ची को, जो सरदार सिख था, उसको पकड़ के पीटने का प्रयास करते। वो उतरी, उसको बचा कर रखा, उसको छिपाया, लेकिन आखिर में उसको छीन के वो ले गया। और आज भी जब वो सोचती है उसके बारे में, आंखों में आंसू भर जाते हैं। देखो, कुछ ऐसे अनुभव है जो कभी भुलाया नहीं जाता है। फिर हम लोगों ने रात का काम किया, जितना कर सकते थे हमने ज़रूर किया। लेकिन आप बताओ, इतने बड़े बड़े ट्रेजेडी में और इतना बड़ा हमला में जो हमने किया सबने किया। बाकी भी बहुत संगठन थे, लेकिन लेफ्ट ने और विशेषकर सीपीआईएम, हमारे ट्रेड यूनियंस ने, महिला समिति ने बहुत काम किया, बहुत काम किया। इसके बाद में हम कहें कि एक दौर जो है वो आपका लेट्स से एडवा की तरफ रुझान होता है, या फिर एक महिला संगठन बनाएंगे आप लोग। मेरा जो सवाल है वो आपसे कि मतलब आपके बारे में गाहे बगाहे ये भी जिक्र आ जाता है कि यार ये इन्हें तो अपने ही पार्टी में भी लड़ना पड़ा अपने लिए। क्या मतलब ये ऐसा कैसे हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी में जो है बहुत कम जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है? पहले बात तो ये बिल्कुल गलत है कि अपने पार्टी में इनको अपने लिए लड़ना पड़ा। ये तो सवाल ही पैदा, अपने लिए हम थोड़ी लड़ेंगे पार्टी में, तो ये कोई सवाल। लेकिन हाँ, पुरुष प्रधान समाज में एक कम्युनिस्ट पार्टी को पहचानने की ज़रूरत है। जैसे हमारे पार्टी संविधान में लिखा है, मॉरल टर्पिट्यूड, कोई अनैतिक काम नहीं करना चाहिए। लेकिन पुरुष प्रधान समाज की जो प्रक्रियाएं हैं
और जिस रूप में औरतों को जिस नज़र से देखते हैं, कहीं ना कहीं एक मतलब उस समाज का एक हिस्सा बनकर भी जब हम लोग पार्टी में जुड़ते हैं, और ये केवल पुरुषों का सवाल, महिलाएं भी पुरुष प्रधान समाज के प्रभाव से खुद ही प्रभावित होते हैं। मतलब सास सास हो सकती है, लेकिन कभी भी वो भी पुरुष बहू के प्रधान तरफ समाज जो के वैसा ही खिलाफ। एटीट्यूड हो तो जाएगा। कई कारण हो सकते हैं उसके पीछे, कि लड़का मेरा है या पति पत्नी की है, ये सारे, क्योंकि फिर भी वो पुरुष प्रधानता है, बेटा बेटी नहीं। तो बहुत सारे इस प्रकार के, विशेषकर हिंदी भाषी क्षेत्र में ये ज्यादा है। तो उसके खिलाफ मैं सिर्फ नहीं, संपूर्ण पार्टी, जो हमारे मेल कॉमरेड्स हैं, हम लोग हैं, एक साथ मिलकर हम लोग लड़े हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने किताब में जिक्र किया इस बात का, कि देखो जब आप पार्टी में आती है, मत सोचो कि कोई ऐसी जगह हमारे जहाँ कोई भी जो है समाज की त्रुटियों का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन आप तैयार रहो उसके खिलाफ संघर्ष करना। अब अगर जैसे हमारे जो अनुभव रहे हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि अपने काम, अपने होल टाइम में सबको छोड़कर सोचते भाई ये तो उनकी वाइफ है, प्रकाश की वाइफ है, इसलिए सब। तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं पार्टी के बाहर ज़्यादा, कभी कभी कुछ ऐसे पार्टी के अंदर भी हो सकते हैं जो प्रभावित हो जाते हैं। हमें कभी भी, कोई भी कम्युनिस्ट को, पुरुष हो या महिला हो, इन प्रवृत्तियों का सामना करते हुए पार्टी सामूहिक तौर पर लड़ती है। और हमें तो लड़ना ही है, क्योंकि हम लोग आए हैं समाजवाद के लिए, हम लोग आए एक आदर्श के लिए। और अगर हम अपने अंदर भी जब हम ये सब देखते हैं उसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तो नेचुरली हमारा अपना हथियार जो पार्टी है कमज़ोर हो जाएगा। तो फिर इसमें एक जो जिक्र है वो आपका, दो जिक्र हैं इंटरेस्टिंग। एक है कास्ट का सवाल है, वो आपने बीच बीच में कहा है कि मिल मजदूर जो हैं जब आप उनके साथ काम कर रही हैं तो मतलब ये इतना टूटा है कि वो साथ में बैठ के खाने में हिचक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो शादियों की बात आ रही है तो वो अभी भी जो है उस, तो कास्ट कितना इम्पैक्ट करता था आप लोगों के काम को, या कितना अभी भी? देखिए, हमारे काम में सच अगर बताए तो खुलकर कास्ट नहीं सामने दिखता था। मैंने बताया है, जब संघर्ष होते थे, जब हम घरों में जाते थे, जब हम साथ साथ चलते थे, तब क्योंकि मिलों में, विशेषकर बुनता खाते में, बहुत सारे मिलों में मुख्यतः कोली बरादरी के बहुत सारे साथी थे, जो दिल्ली में शेड्यूल कास्ट की उनका कैटेगरी है। और बैरवा भी काफ़ी जो है मिलों राजस्थान में से। काम करते थे, वो भी शेड्यूल कास्ट राजस्थान के, लेकिन बहुत अपर कास्ट के थे। और वो सब कुल मिलाकर एक मिल का मजदूर का एक चरित्र था। तो मिल के अंदर एक साथ खाना पीना ये सब ठीक था, घरों में भी आना जाना ठीक था। लेकिन जब हम लोग डिस्कस करते थे शादी और ये बेटी के बारे में, और कितना आज़ादी है अपने परिवारों में, आपकी वाइफ क्या सोचती है, बहुत छुआछूत था। और गांव में छुआछूत का मतलब इस सवाल को लेकर, मतलब सामाजिक घर के रिश्ते, मतलब जो जिसको जो है ना कम्युनिटी की जो समझ है कास्टिस्ट, उससे गांव में जब जाते थे और हम लोग पूछते थे कि ये कैसे हुआ, गांव में गए तो नहीं नहीं कॉमरेड, यहाँ तो सब एक चारपाई पे बैठते हैं, लेकिन वहाँ तो गांव में तो हम तो कुछ ही दिनों के लिए जाते हैं, तो वहाँ अगर हम ये सब खड़ा करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा परिवार के लिए, तो बहाना। तो ये बात भी थी, लेकिन वो थोड़ा मिल मजदूरों के बीच में वो थोड़ा सबटरेनियन, मतलब अंडर द मतलब रेडा था, खुलकर कभी नहीं दिखाई देता था, जो आजकल दिखाई दे रहा है। तो मतलब मैं ये कहूँ कि क्लास के सवाल पे तो आप लोग मोबिलाइज कर लेते थे, क्या कास्ट के सवाल पे पीछे रह गए?
पीछे रहने का मतलब मतलब सोशल है कि जस्टिस के हम सवाल पे पीछे रह गए। नहीं, जब वो मुद्दा आता था तो निश्चित रूप पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि क्योंकि आजकल वो मिल मजदूर का जो वस्तुगत एक प्लेटफॉर्म था, एक मिल के अंदर काम करने का, जो कास्टिज्म के खिलाफ लड़ने का हमें बहुत शक्ति होती थी और हम लड़ते थे। ये बात नहीं है कि हमने सोशल जस्टिस की बात को कहीं भी कभी भी छोड़ी। कभी भी छोटी सी भी अगर झलक होती, हम लोग सभी उसमें उसके खिलाफ बोलते थे। लेकिन अब वो जो कॉम्पोजिट एक जगह है जहाँ 5,000 6,000 मजदूर एक साथ काम करते हैं, वो तो खत्म ही हो गया। अब तो 50 100 10 15 मजदूर। तो कास्टिज्म का जो एक उभार अब हमारे देश के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। एक तो राजनीतिक दल उसको जिस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, विशेषकर हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के आधार पर, उस समय इतना नहीं था। लेकिन आज वो ऑब्जेक्टिव स्थिति भी बन गई है कि एक साथ मिलकर, एक साथ जो कॉमन एक्सपीरियंस होता है एक साथ काम करने का, वो भी समाप्त हो गया था। और अभी तो अपने कास्ट बेस अलग अलग कामों में, पेशाओं में वो एक बार फिर जुड़ गए हैं। तो इसका निश्चित रूप पर अनिवार्य होता है कि ट्रेड यूनियन मजदूरों के बीच में जो हमारा काम होता है उसको साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। जो जाति प्रथा के खिलाफ हमारा संघर्ष रहा, आखिर कम्युनिस्टों ने हमेशा जाति प्रथा के, हमारे पूरे साउथ में फॉर एग्जाम्पल और नॉर्थ के भी बहुत प्रदेशों में जाति प्रथा के खिलाफ हमारा कम्युनिस्ट का पहले काम था। इसमें फिर एक जो जिक्र है वो ये भी है कि आप लोग जो है हाई कोर्ट की दीवारें फांद गए, फिर आप लोग जेल भी, फिर जो है लीला सेठ और जो राजेंद्र सच्चर की बेंच के सामने आप लोग बहस कर रहे हैं। ये इसके बावजूद कि आप लोग वकील नहीं हैं, क्या था ये? मैं वकील तो नहीं थी, लेकिन हमारे वकील कीर्ति सिंह जी ने मेरी पूरी ट्रेनिंग क्लास ली थी, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि भाई हमें और स्वयं, हुआ क्यों था ये? सुधा गोयल केस था, एक बहुत भयानक केस जिसमें लड़की को जिंदा जलाया गया था दहेज के लिए। और हाई कोर्ट में जब आए, लोअर कोर्ट ने तो सजा दिला दी, हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स कर लिया जहाँ तक मुझे याद है। और हाई कोर्ट ने कहा ये तो एक कॉमन हिंदू प्रैक्टिस है, ये तो हिंदू कस्टम है, तो पूरा इतिहास को, हाँ दहेज, हम लोग, मतलब आप सोचो इसके क्या, मतलब उसके क्या इम्प्लीकेशंस है। तो फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट तो समाप्त ही करो। तो हम लोगों ने, तमाम महिला संगठन इतने नाराज थे, हम लोग स्लोगन प्लाकार्ड लेकर हाई कोर्ट पहुंचे, पुलिस की बैरिकेड थी, उसको तोड़ के हम लोग अंदर घुस गए। उस समय दीवार भी बहुत ऊंची नहीं थी, तो उसको कूद कर हम लोग सब अंदर चले गए। और फिर कुछ वकीलों ने कहा ये तो तुम कोर्ट की मानहानि कर रहे हो, ये तो अलाउ नहीं है। हमने कहा करो जो तुम्हें करना है। उन्होंने केस लगाया हमारे खिलाफ। उसके बाद हम लोग गए तो हम लोगों ने तय किया कि अभी हमें इस केस को एक एग्जाम्पल के रूप में हमें आर्ग्यू करना चाहिए, एक प्रेसिडेंट कितना खतरनाक हो सकता है। तो हमने उस समय कोर्ट को एक पब्लिक ट्रायल के रूप में हमने इस्तेमाल करने का प्रयास किया। और जो दोषी थे वो संस्कृति के थे। मैंने इस जज या उस जज के बारे में नहीं कहा, लेकिन वो कल्चर, वो परंपरा, वो ट्रेडिशन के रूप में जो सोचते हैं कि धर्म के नाम पर आप कोई भी अत्याचार कर लो महिलाओं के ऊपर, और वो भी डाउरी। तो उसके बाद बेंच की पूरी बहस हमने, पूरा पूरा बहुत ज़बरदस्त प्रचार हुआ उस केस का। और उसके बाद बेंच ने कहा, सच्चर जी और लीला ने कहा, नहीं मानहानि तो मनती है, लेकिन सज़ा क्या देंगे, तुम्हारा भी पक्ष मजबूत है, जब तक ये कोर्ट उठेगी नहीं उतने घंटे तुम यहाँ, तुम्हारी सज़ा है, कोर्ट में ही बैठे रहो। तो हम लोग 2 घंटे बैठ कर निकल गए। एक जो सवाल ये है कि आज कोई अगर वृंदा होती, मतलब आज कई सारी लड़कियां जो हैं वो अपने घर परिवारों से झगड़कर अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहती हैं, आपका क्या लेट्स से संदेश होगा उनके लिए कि
पहले बात तो स्वागत करूंगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम वो उठा रहे हैं। और मेरे अनुभव से ये इतने 55 साल की मेरी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ने का अनुभव में मैंने कभी भी खेद महसूस नहीं किया कि मैं ऐसे रास्ता क्यों चुनी। लेकिन मैं उनको ये कहूँगी कि बी श्योर अबाउट व्हाट यू वांट। और अगर आपकी ज़िंदगी आप वाकई में जीना चाहते हो तो दूसरों के लिए जो जियोगे वो एक ज़बरदस्त ज़िंदगी बनती है, क्योंकि जब दूसरे के लिए जीते हो तुम अपने भी लिए जीते हो। इसलिए जियो, खुशी से जियो, दबंग तरीके से जियो और अपना रास्ता खुद ढूंढो। और वो रास्ता जब क्रांति का रास्ता होगा तुम कभी भी मुड़ के नहीं देखोगे कि हाय मैंने गलती की, कभी भी नहीं। शुक्रिया आपका। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ।